ये परीक्षा लेने वाली संस्था में अगर दीमक लगा है, उसमें स्प्रे करके उस दीमक को हटाने की बात कर रहे हैं छात्र, ये पॉलिटिकल मामला ही नहीं है। अब ये दलिद्रता वाला बात कि एगो नेता आया, दूगो नेता आया, गर्दनी बात, ये कोई मसीहा थोड़ी आया है। ये आंदोलन इसलिए सफल होने का संभावना है क्योंकि चुनावी साल है। अब ये सब इतना टफ क्वेश्चन है, ये सब तो विधायक सांसद ये सबसे पूछना चाहिए। वो लोग तो बिहार के बाहर भी लोग बोलते हैं कि बिहार को बदला है नीतीश कुमार जी ने। पैसा खाली कविता में है, बस चलवाएंगे नवादा गया, उसमें पैसा नहीं हो जाएगा। अरे बीपीसी क्या है, बीपीसी ब्रह्मा है। बाप रे, हम जानते हैं, हम नाश्ता भी नहीं किए जो इतना लंबा लंबा बोले। अच्छा। आपको क्या लगता है कि कोई ओबीसी जाति का होगा और वो दलित के यहाँ पानी पी लेगा अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहा है तो? किसी क्रांति में चिंगारी कैसे जगानी है, किसी क्रांति में आग कैसे भरनी है, अगर ये सीखना है तो आप सीख सकते हैं नीलोत्पल मृणाल से, जो कि कवि है, लेखक है। अपनी आवाज के दम पर इन्होंने युवाओं में वो जोश भरा है जो बार बार उन्हें अपनी समस्याओं के प्रति खड़ा होकर मजबूती से लड़ना सिखाता है। बिहार में बीपीएससी छात्रों का जो आंदोलन है एक वक्त पर ठंडा पड़ने लगा था, लेकिन जिसके बाद नीलोत्पल मृणाल उनके बीच पहुंचे और उन्होंने उन्हें एक ऐसा रास्ता सुझाया जो बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को चने चबवा सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नीलोत्पल जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। बिहार की राजनीति पर भी बात होगी, युवाओं पर बात होगी और बीपीएससी के मुद्दे पर बात होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कई रचनाएं की हैं, कई आंदोलन का हिस्सा रहे, कई अवार्ड आपको मिले। कुल मिलाकर आप एक ऐसे युवा हैं जो जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। बिहार में युवाओं को आपने देखा, बीपीएससी अभ्यर्थियों को आपने देखा, आपको क्या लगता है ये छात्रों की लड़ाई अभी तक किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंची है? नहीं, अभी तक किसी नतीजे पर इसलिए नहीं पहुंची है कि जिनको नतीजा निकालना है वो सुस्त हैं, वो अभी निर्णय कुछ ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप कहिएगा कि बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन का नतीजा मिनटों में निकलता भी नहीं है। आंदोलन एक व्यवस्था के खिलाफ है, व्यवस्था के खिलाफ है, व्यवस्था को उखाड़ने के लिए नहीं, व्यवस्था में सुधार लाने के लिए। बीपीएससी की जो पूरी परीक्षा प्रणाली है उसमें खोट दिखाई पड़ रहा है, ये आंदोलन उसके खिलाफ है। तो अगर कोई परीक्षा प्रणाली ही अपनी व्यवस्था में उसमें अगर खोट है और उसमें मुझे सुधार की अगर गुंजाइश दिखती है जिसकी डिमांड कर रहे हैं छात्र, तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो रिव्यू करना चाहिए बीपीएससी को अपने परीक्षा लेने के सिस्टम पर। बीपीएससी तो सुनने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर आ गए, पप्पू यादव आ गए। प्रशांत किशोर ने तो इतना बड़ा अनशन भी कर लिया, लेकिन देखिए कहाँ नीतीश जी सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है गर्दनी बाग में बैठे वो चंद छात्र मनवा लेंगे नीतीश कुमार को? प्रशांत किशोर ने कहा और नीतीश कुमार ने सुना, ये दोनों मोर्चा ही गलत है। प्रशांत किशोर क्यों कहेंगे, नीतीश कुमार क्यों सुनेंगे? राज्य का छात्र कह रहा है कि परीक्षा लेने वाली संस्था को एग्जाम फेयर तरीके से लेना चाहिए, न्यायोचित तरीके से लेना चाहिए। तो राज्य का छात्र बुला रहा है मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री को यह बात सुननी चाहिए क्योंकि बीपीएससी उनके अंदर है। सरकार उनको निर्देश दे सकती है बीपीएससी को कि आप हमारे छात्रों का एग्जाम फेयर तरीके से लीजिए। तो इसमें प्रशांत किशोर, पप्पू यादव हो या कोई भी राजनीतिक दल के नेता हो, ये उनका राजनीतिक डिमांड है ही नहीं जिसको कोई राजनीतिक व्यक्ति पूरा करे, जिसका नाम आप ले रही है कि उनको नीतीश कुमार जी पूरा करेंगे, नहीं, उसको जदयू का नेता पूरा नहीं करेगा, उसको इस राज्य का मुख्यमंत्री को पूरा करना है जिसको आवाज छात्र लगा रहे हैं और एक छात्र भी आवाज लगाए तो महत्वपूर्ण है। छात्रों का प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मिला, राज्यपाल से भी मुलाकात हो गई। अब सोचिए नए नए राज्यपाल ने आकर मुलाकात कर ली, लेकिन सीएम नहीं मिलना चाहते हैं, 5 मिनट का वक्त छात्रों को नहीं देना चाहते। ऐसे में छात्रों के पास क्या रास्ता बचता है? कितने आंदोलन गर्दनी बाग से खड़े हुए और वहीं पर खत्म हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। इसमें कुछ होगा आपको लगता है? नहीं, अगर इस उदाहरण के आधार पे किसी आंदोलन का आकलन किया जाए कि कितने आंदोलन खड़े हुए और खत्म हो गए, तो ये एक उदाहरण ये भी है कि देश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन भी इसी जमीन से शुरू हुआ, यही गांधी मैदान से शुरू हुआ। इस आधार पे आप इस आंदोलन को नहीं देखा जाना चाहिए। अभी इस आंदोलन में बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए संभावनाएं हैं क्योंकि आंदोलन एक मुद्दे का है नहीं, ये आगे आने वाले भविष्य का आंदोलन है। परीक्षा लेने वाली संस्था पर से भरोसा खत्म है छात्रों का, तो ये एक एग्जाम का मसला है क्या? कल फिर जब 71वीं होगा, जब 72वीं होगी, जब 73वीं बीपीएससी होगी, 74वीं बीपीएससी होगी, तो वो हर एग्जाम जो लिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा उन सबको संदेह के नजर से छात्र देखेगा। तो ये तो नीतिगत मामला है,
ये पॉलिटिकल डिमांड है ही नहीं भाई। ये परीक्षा लेने वाली संस्था में अगर दीमक लगा है, उसमें स्प्रे करके उस दीमक को हटाने की बात कर रहे हैं छात्र। ये पॉलिटिकल मामला ही नहीं है, इसमें पॉलिटिकल लड़ाई और हार जीत का मसला ही नहीं है। अब फिर भी राजनीतिक दल को चूंकि आवाज राजनीतिक तरीके से लगाई जाए तभी सुनाई पड़ती है, ये दुर्भाग्य है। हालांकि वेलफेयर स्टेट में एक भी व्यक्ति अगर कोई आवाज उठाए तो उसको सिस्टम को सुनना चाहिए। यही इस सिस्टम का इसलिए सिस्टम बना है और यही उसका फिलॉसफी है। लेकिन अफसोस ये है कि हम मुख्यमंत्री को भी पूर्णतः एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति मानते हैं जो अपने दल से बाहर का नहीं है। तो इसके लिए करना ये होगा कि इन सभी छात्रों को राजनीतिक दल से चुने गए जनप्रतिनिधियों के कान में मंत्र फूंकना होगा कि चुनाव आ रहा है चचा। तो सीधे सीधे आप बताइए कि छात्र करें क्या, किस तरीके से करें, क्योंकि बहुत सारे छात्र सोचते होते हैं कि करना है पर समझ नहीं आता। छात्र कर रहे हैं, छात्रों को यही करना चाहिए कि सब विधानसभा है, विधानसभा में एमएलए है हर जिला में, है ना। हर जिला में 3 एमएलए 4 एमएलए है, दो विधानसभा 3 विधानसभा 4। तो हर जिले का प्रतिनिधि मंडल बने, वो कहीं भी बन सकता है, वो गर्दनी बाग में बने ऐसा जरूरी नहीं है। अगर किसी हॉस्टल में रह रहा है 5 लड़का, वो 5 लड़का बोले भाई इसमें कौन जहानाबाद, कौन गया औरंगाबाद, भाई हम लोग जिला वाइज बना लेंगे। भागलपुर का 5-10 लड़का मिला और भागलपुर जिला के सारे एमएलए से मिल लिया। अगर प्रत्येक एमएलए के कान में बात चली जाए कि बिहार का छात्र घूम घूम के बात बोल रहा है कि बीपीएससी एग्जाम ठीक तरीके से नहीं ले रही है और हमारा जनप्रतिनिधि हमारी बात को भी नहीं पहुंचा रहा है, तो ये जनप्रतिनिधि अभी आने वाले चुनाव में अपने इलाके में किस मुंह से जाएंगे आप बताइए। और वही 5 लड़का जो मिल के निकलेगा बाहर, आप लोग जैसे मीडिया खड़े रहेंगे, क्या हुआ भाई आप लोग जो अंदर गए थे तो देखिए ना ये बहुत बुरा बोल दिए, बोले कि हमसे क्या होगा, हमारे पास क्यों आते हो। तो फिर सर आपको वोट क्यों देंगे। हाँ तो फिर कहेगा तो हम चचा यहाँ तो नहीं समझ में कुछ आ रहा है तो आइएगा वहां, तो फिर हम लोग भी समझेंगे। दूसरा बात, कुछ ऐसे होंगे जब निकल के बाहर बताएगा कि विधायक जी तो बहुत चिंतित थे, उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा। जैसे आप लोग 5 आदमी प्रतिनिधि मंडल बना के आए हैं, वैसे हम 5 विधायक का प्रतिनिधि मंडल बना के मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो आप लोग कहिएगा कि देखिए फलना 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 विधायक जो है छात्रों के समर्थन में है, ये नाम तो आए कि ये कोई अभाव, ये दलिद्रता वाला बात कि एगो नेता आया, 2 नेता आया गर्दनी बात, ये कोई मसीहा थोड़ी आया है तो इनके लिए आया है, इनके लिए थोड़ी अपने लिए आया है। इनको उनका जरूरत थोड़ी है, उनको जरूरत है इनका। अरे छात्र इतना ये तो जादू का छड़ी है भैया, जिसके साथ रहेगा उसको माला माल कर देगा, इसलिए लोग आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं तुम ही चल जाओ सबके पास, कोई इग्नोर नहीं कर सकता है तब छात्रों को। और मीडिया को पता चलेगा, राज्य को पता चलेगा कि कितने विधायक 240 कितना है विधानसभा की संख्या है, 243 में कितने लोग हमारे साथ हैं, ये पहले फैसला हो जाए। छोड़िए मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री का मतलब होता है बहुमत, और बहुमत का मतलब होता है एक एक विधायक मिलके कितना संख्या। तो पहले सारा संख्या को टच कर दे, देखते हैं बहुमत का आवाज कैसे नहीं सुनेगा कोई सरकार। आंदोलन कर रहे हैं, ये एक दिवसीय रोड हड़ताल नहीं है, आंदोलन का एक मैकेनिज्म होता है, उसकी एक फिलॉसफी होती है। चुनावी साल है इसलिए ये असरदायक ज्यादा। निश्चित रूप से मैं इसमें कोई आदर्शवादी बात नहीं बोलूंगा, चूंकि आंदोलन इसलिए सफल होने का संभावना है क्योंकि चुनावी साल है। 243 में विधायक कितने मेरे साथ हैं ये छात्र को पता होना चाहिए, और ये बात पूरे बिहार को पता होना चाहिए वोटिंग करते वक्त कि इन 243 विधायक में कितने विधायक छात्र के साथ थे, छात्र के भविष्य के साथ थे, और कितने विधायक छात्रों को कुछ नहीं समझते हैं, उनको छात्रों के भविष्य से कुछ लेना देना नहीं है। बीपीएससी के छात्र घर घर जाएं, विधायकों के घर जाएं, उनके दरवाजे पर दस्तक दें और कहें कि साहब सुनिए, बीपीएससी का मुद्दा आपका भी मुद्दा है, क्योंकि हम आपके इलाके के विद्यार्थी हैं, हमारा परिवार आपके इलाके में रहता है, तो ये समस्या कायदे से आपकी भी हुई। सर चलिए इतना करेंगे अगर छात्र, एक बड़ी समस्या ये भी है कि कहते हैं नीतीश कुमार के बारे में कि वो कुछ ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं, कुछ ऐसे लोगों के आरोप भी है कि नीतीश कुमार तक ये बातें पहुंचती ही नहीं है, शायद उन तक न राज्यपाल की बातें पहुंची है, न छात्रों के प्रतिनिधि मंडल की बातें पहुंची है। तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में आपको क्या लगता है, उन्होंने सुना होगा या नहीं सुना होगा, क्या उस पर आप कहेंगे? नहीं देखिए, मैं बिहार की राजनीति को नहीं जानता हूँ, मैं बिहार के छात्रों को जानता हूँ। अब ये सब इतना टफ क्वेश्चन है, ये सब तो विधायक सांसद
पार्षद ही सबसे पूछना चाहिए, वो लोग जानता है, वो लोग रोज जाता है राजभवन, मुख्यमंत्री मार्ग, तो उन लोग को पता चलेगा कि उसको बोले नहीं सुने, इसका तो हमको आइडिया ही नहीं है। मैं तो जानता हूं कि नीतीश कुमार जी बिहार के इतिहास में कुछ अच्छे मुख्यमंत्री में से एक थे, जिन्होंने बिहार बदलने का संकल्प दिखाया और बिहार को बदल के भी दिखाया था। ठीक है, आज पटना की सड़कों पे अगर आप सुरक्षित घूम रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इस तरह कंट्रोल में है, आज 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 जान माल की सुरक्षा का मसला है, तो उस समय नीतीश कुमार ने बिहार के बाहर भी लोग बोलते हैं कि बिहार को बदला है नीतीश कुमार जी ने। मेरा कंसर्न इतना है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो खुद इंजीनियर है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो विद्यार्थियों के आंदोलन से निकला है, नीतीश कुमार की जमीन छात्र आंदोलन की है, तो एक ऐसा मुख्यमंत्री अगर संवेदनशीलता नहीं दिखाएगा तो छात्र कहाँ जाएंगे। इसलिए मेरा यही कह रहा कि छात्र आवाज लगाते रहे, सत्ता के कान के पर्दे तो हिलने ही हैं, उनको सुनना ही होगा। इसलिए नहीं सुनना होगा कि झुकने वाली बात है, इसलिए सुनना होगा कि इसीलिए चुना जाता है कि आप हमें सुने, यही बात है। आपकी कई रचनाओं से आपने एक जन जागरूकता का काम किया है, युवाओं में आपने एक चिंगारी भरी है, समय समय पर भरी है, कभी सत्ता के खिलाफ, कभी सरकारों के खिलाफ। मेरा सवाल ये है, थोड़ा हट के है, आप जब सरकारी कार्यक्रमों में भी जाते होंगे, कुछ बीजेपी, जदयू या अलग अलग दलों के कार्यक्रमों में भी हिस्सा आप लेते होंगे, तो एक तरफ आप सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, एक तरफ आप उन्हीं के कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं, दिक्कतें नहीं आती हैं? दिक्कतें आती हैं या हम ऐसा क्यों करते हैं, दो अलग अलग क्वेश्चन है। आप पहले कौन सा पूछ रही है, या दोनों का? दिक्कत क्या आती है वो बताइए। दिक्कत कुछ नहीं आती है, ऐसा कभी सरकार नहीं कहती है कि चूंकि इस आदमी ने एक नीति पर आलोचना की थी इसलिए इसको भगाओ। ऐसा करेगा तो कोई सरकार टिकेगा? तो क्या हो जाएगा, वो मंच देने का क्या मतलब है? पैसवे ना है, मंचवा तुमको कहीं भी मिल जाएगा, तो आपके मंच पे खड़े हैं, आवाज तो कोई दबा नहीं सकता ना। पैसा तो फिर पैसा खाली कविता में है, बस चलवाएंगे नवादा गया, उसमें पैसा नहीं हो जाएगा। जो कि नहीं कुछ होगा तो गुपचुप बेचवाएंगे, अपने भी बेचेंगे, यूपीएससी गुपचुप वाला। तो इसका मतलब है कि नीलोत्पल मृणाल की आवाज किसी भी मंच से नहीं, किसी भी कलाकार लेखक की दबाव की आवाज को सत्ता नहीं दबा सकता, ये भ्रम है। वो पैसा काट सकता है, तो पैसा जो कि कमाने में दुनिया के कई साधन है, इसीलिए मुझे लगता है कि सत्ता ये सब नहीं सोचती है। जैसे मुझे ऐसा कभी कोई दिक्कत हुआ नहीं है। कभी किसी ने आपको टोका नहीं है कि क्या नीलोत्पल जी छोड़िए ना ये सब, बढ़िया राजनीतिक कार्यक्रमों में आइए, बढ़िया पैसा कमाइए, लाखों करोड़ों बनाइए? नहीं, मुझे तो ऐसा कार्यक्रम में मिला है कि अरे आप लोग जो मंचों पर जाके बोलते हैं तो थोड़ा हम लोग को गलतियों पर ध्यान जाता है। अच्छा। हाँ, ऐसे भी मुझे बड़े दिल वाले नेता मिले हैं, तो वो लोग कहते हैं कि अरे आइए हमारे मंच पे, और हम लोग के आंख में जो थोड़ा सा झोल झाल लगा हुआ है उसको झाड़िए। तो हम लोग बहुत मजे में मंच पर चढ़ते हैं और सामने नेता बैठे रहते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनको सुनते हैं, वो हंसते हैं, और फिर वो कहते हैं कि इनको हमारे यहाँ भी बुलाइए जरा सा। ऐसा है, और करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो आपने एक हिंदी के बड़े कवि का नाम सुना होगा, कुमार विश्वास जी का। आप देखते होंगे जब वो कांग्रेस सरकार वाले मंच पे जाते हैं तो बीजेपी बोलते हैं, हाँ। बीजेपी वाले मंच पे जाते हैं तो कांग्रेस पे बोलते हैं। तो साहित्यकार को ऐसा होना चाहिए ना। अभी मैनेज कर लेते हैं, मतलब दोनों तरफ मैनेज नहीं, वो बोल देते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि साहित्य को इतना साहसी माना गया है कि सामने वाला जो है सत्ता, वो सोचता है भाई बोलेगा। ये मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम आता है। अभी मैं बीपीएससी के प्रोटेस्ट से आया हूँ, है ना, तो ऐसा थोड़ी कि मुझको नोटिस आ गया कि कोई कवि कैसे बोल सकता है सरकार बीपीएससी के खिलाफ। अरे बीपीएससी क्या है? बीपीएससी ब्रह्मा है। बीपीएससी हमको नौकरी दे रही थी, अच्छी लगी। बीपीएससी को यह अधिकार है किसी को नौकरी नहीं देने का? उसका काम है एग्जाम लेना। वो जो क्वेश्चन पेपर दिया है उसमें अगर हम पास हो गए तो उसको नोटिफिकेशन सरकार को भेजना है। देखिए सर, आंदोलन का हिस्सा रहमान सर बने, खान सर बने, उन लोगों को भी नोटिस गया, कई लोगों को पुलिस थाने भी बुलाया। प्रशांत किशोर के साथ क्या गिरफ्तारी की सब जान रहे हैं आप, कोई बचा नहीं है, अभी आप ही बचे हुए हैं। आप क्यों बचे हुए हैं? हम क्योंकि हम कोचिंग नहीं चला रहे हैं। क्यों बचे हुए हैं? हम राजनीतिक दल नहीं चला रहे हैं। क्यों बचे हुए हैं? हमारा बिहार के चुनाव को एजेंडा नहीं है। क्यों बचे हुए हैं? हमारा यहाँ उद्योग धंधा नहीं है जिसपे हमको किसी से फेवर लेना है, इसलिए बचे हुए। हम कवि, हम लेखक हैं। इसीलिए सत्ता जानती है कि कवि और लेखक पर ही अगर हम लाठी चलाने लगेंगे तो कल ये, तो फिर विपक्ष कहाँ बचेगा? आपको क्या लगता है कि विपक्ष वही होता है क्या जो विधानसभा में पजामा कुर्ता पहन के खड़ा है? नहीं है ना, वो तो कलम ही है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये तो आप सरकार को कहिएगा ना, ये तो सरकार बोलेगी कल कि देखो हमने हर राजनीतिक दल वाले को नोटिस भेजा, कोचिंग वाले का तो दुकानदारी है इसलिए उसको नोटिस भेजा, लेकिन एक कवि भी आया था आपके आंदोलन में, मैंने उसको नोटिस भेजा।
तो ये तो नीतीश कुमार जी इस बात को बोले, ये तो पक्ष की बात है उनके, नहीं भेजेंगे हमको ना, कैसे भेज देगा किसी लेखक को। अब हम उपन्यास लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे कि लड़का को नौकरी नहीं मिल रहा है, तो किताब फाड़ देगा कोई हमारा, कैसे रोक देगा हमको। इसलिए कहा भी जाता है कि कलम की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। और जब एक कलाकार, एक कवि, एक लेखक जब कलम से कुछ लिखता है और उसको जन जन की आवाज बनाता है तो सत्ता सरकारें बदल जाती हैं। और बात बिहार की, एक आखिरी सवाल लेंगे। बिहार में इस साल चुनाव है और आपकी कलम अब लग रहा है कि तेज चल रही है। बीपीएससीओ के अभ्यर्थियों के मुद्दे से होते होते कहीं बिहार में ये कुछ सत्ता परिवर्तन या सरकार नहीं बदल देगी, आपको लगता है? बाप रे, हम इतने जानते हैं, हम नाश्ता भी नहीं किए जब इतना लंबा लंबा बोले। अच्छा। हमारा काम है एक लेखक, देखिए बहुत स्थिरता से हम लोग लिखते हैं। मैं 8 साल से लिख रहा हूँ, मैंने 3 उपन्यास लिखा है। मैं अभी नहीं आया हूँ ये करने, अब तो काफी समय से यही मैं कह रहा हूँ। मैंने यूपीएससी के खिलाफ आंदोलन किया, वहां अनशन पर बैठे थे, वहां 200 सांसद आए थे हमारे मंच पर अपने मुद्दे को रखने, हर पार्टी के लोग आए थे। यही मैं कह रहा हूँ यहाँ बीपीएससी वालों से, है ना, कि ओपन करो और सबको अपना बात बताओ। अब बोलो इतना ही बोलना है और आप हमारी बात करिए। वहां से लड़के यहाँ आए, 2 आंदोलन किए, दोनों सफल आंदोलन किए हैं, और छात्र आंदोलन किए, ठीक है। बीपीएससी में छात्र यहाँ पर पिसा रहा है, उसके साथ समस्या है तो यहाँ आए हैं। दूसरा चुनाव है, तो चुनाव के मुद्दे में लेखक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, आप बताइए। वो तो दुर्भाग्य है कि आप लोग का माइक लेखक, विचारक, बुद्धिजीवी के पास नहीं जा रहा है। टीवी चैनल पर दोनों तरफ के कड़कनाथ मुर्गा है, देसी मुर्गा, ही दोनों मुर्गा लड़ाई का मजा ले रहा है। अरे भाई चुनाव है, तो चुनाव में जो आदमी 400 पेज का उपन्यास लिखेगा समाज पर, उसको पता होगा ना कि समाज में क्या हो रहा है। लेकिन माइक किस पर लगेगा? पार्टी के प्रवक्ताओं पर चुनाव में। आप ही लोग माइक लेके नेताजी को सिर्फ पूछिएगा। जिस दिन आप लोग कवि, लेखक, हीरो मतलब कि फिल्म बनाने वाले, गीत लिखने वाले, उनको चुनाव का महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगिएगा, उस दिन देखिए कि चुनाव में नैरेटिव बदल जाएगा, चुनाव के मुद्दे बदल। हम मानते इसलिए आपके पास आए और इसीलिए पूछना चाहते हैं। चलिए, आपकी कलम से बिहार सरकार के लिए, या छोड़िए बिहार सरकार छोड़िए, हर सरकार के लिए इस साल आप क्या लिखेंगे? इस साल आपको क्या लगता है कि सरकार ने क्या कमियां छोड़ी है? आपने कहा ना कि कलम की ताकत से आप बताएंगे जनता को कि बिहार में क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है। तो 2025 में चुनावी साल है, आप क्या लिखने की तैयारी में है? क्या जन जागरूकता लाना चाहते हैं कलम के माध्यम से? मेरा उपन्यास नया आ रहा है, उस उपन्यास में बिहार, चूंकि मैं तो यहाँ से हूँ तो मेरी पृष्ठभूमि जो कहानी की रहती है तो बिहार से ही होगी, है ना। बिहार झारखंड की ही दुनिया रहेगी, उत्तर प्रदेश की दुनिया, मतलब समझ में आएगी ये बिहार की कहानी है, यूपी की कहानी है। उसके माध्यम से मैं 400 पेज का फिर उपन्यास लिख रहा हूँ। मतलब 9 दिन तक भाषण दे के भी बिहार या युवाओं की समस्या को कोई नहीं बता पाएगा, जो मैं उस 400 पेज के उपन्यास में बताऊंगा। और मैं लिख रहा हूँ तो बहुत स्थिरता से। ये छोटा सा मुद्दा नहीं है जिसको आए और बोले और निकल गए, ये हमारी पूरी सोच का हिस्सा है। अब युवाओं को नौकरी नहीं है, युवाओं को शिक्षा रोजगार नहीं है, हर नेता बोलेगा, लेकिन इसको कहानी बना के आपको कन्विंस कौन करेगा? एक लेखक करेगा। और तब आपको पता चलेगा कि लेखक जो बोल रहा है ये प्रॉब्लम हर पार्टी का है। कोई भी पार्टी युवाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, कोई भी सिस्टम युवाओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। हम किसको चुने किसको नहीं चुने, उससे ज्यादा बड़ी बात है कि जिसको चुने उसको प्रशिक्षण तो दें कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है, और कल्याणकारी राज्य के खांचे में नेता को कैसे काम करना चाहिए, विधायिका को कैसे काम करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को कैसे काम करना चाहिए। इसका प्रशिक्षण इसी समाज के बीच से निकल के आएगा, राजनीतिक और सामाजिक सोच से निकल के आएगा। उस फिलॉसफी को निर्मित करने का काम करता है लेखक। ठीक है, सारी बातें आपकी सही हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए, बिहार है जहाँ की राजनीति जाति से शुरू होती है, कैसे लड़ेंगे आप? अरे जाति की, अगर मैंने अवगढ़ जो उपन्यास लिखा है, मेरे जैसा इस दशक में किसी युवा ने जात पर उतना नहीं लिखा है जितना मैंने अवगढ़ पे लिखा है। मैंने लिखा है, मैंने बताया है उसमें कि जिस जात के आधार पर बिहार में या भारत में चुनाव होता है, जितना आप ये बोलते हैं कि आज लड़ाई है सवर्ण वर्सेस दलित की, तो मैंने उसमें दिखाया है कि भारत की हर जातियां एक दूसरे से किस तरह से घृणा कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि कोई ओबीसी जाति का होगा और वो दलित के यहाँ पानी पी लेगा अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहा है? तो खाली पंडित जी और ठाकुर साहब और जो क्या कहते हैं कि जो राय साहब और खाली श्रीवास्तव जी ही कर रहे हैं।
आपको क्या लगता है? आप जाइए तो कि मेरे उपन्यास में एक जादव जी जो है वो भी एक दलित के यहाँ पानी पीने से अकबका रहा है। सही बात। वो भी कहता है हम कृष्ण के वंशज हैं। ये मैं लिखता हूँ। जो दलित है वो दलित में भी एक दूसरे से दलित लड़ रहा है कि ये हमसे छोटा दलित है, हम इससे बड़ा दलित है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वो जो छोटा दलित है वो भी एक दूसरे से लड़ रहा है कि हम पैसा वाला दलित है, ये कमजोर दलित है। ठीक है ना? तो भारत में ऊंची जाति खोजी जा रही है राजनीति के लिए, आखिरी जाति नहीं खोजी जा रही है, क्योंकि राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो आखिरी जाति होगी ना, उसको पता चल जाएगा मैं सबसे छोटा हूं, तो वो विद्रोह कर देगा। भारत में जातियों का विद्रोह क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक जाति के नीचे एक जाति है जो उसके ऊपर वाला जाति का ईगो को बचा लेती है। ठीक है, जाति का मतलब एक ईगो ही हुआ ना फिर। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। तो चूंकि कोई आखिरी जाति मिल नहीं रही है, तो विद्रोह कहां से होगा? राजनीति में आखिरी जाति मिल गई है। राजनीति में बता दिया गया है कि जाति भेद केवल सवर्ण बनाम दलित के बीच में है, नहीं है। ओबीसी भी दलित के बीच में वही सामाजिक भेद कर रहा है। वहां भी गिलास में पानी पीने में टिक मारता है लोग नेल पॉलिश में। भारत के समाज को घूमिए, ये चंद चुनाव के लिए एक लेखक से क्यों झूठ बुलवाना है? अभी हमको कोई पार्टी टिकट लेना है किसी से, अभी हम खेत में खड़ा करना है, अभी थोड़े ठेला पर आए। तो मैं इसलिए आपको सच बता रहा हूँ, एक हर जाति के नीचे एक जाति यहाँ पर रखा हुआ है। लोग ब्याह शादी करता है ना, मान लीजिए हम सोच लें कि किसी, तो कहता है कि नदी के उस पार का हमारा जात और नदी के इस पार का हमारा जात, तो हम लोग अलग है, वो बहुत नीचे है, हम बहुत ऊपर है। भाई साहब, जिस समाज में इतना जातिगत भेद है, वहां नेता से जातिवाद समझिएगा, लेखक से समझिए। और लेखक भी भाषण से थोड़ी समझाएगा, लिखेगा 600 पेज का उपन्यास, घटनाओं से आपको समझाएगा कि देखिए निकल गया ना जाति भेद। देखिए, बीपीएससी का मुद्दा जो है इसलिए भी सुलझ नहीं रहा। कई लोग ये कह रहे हैं कि 4 रोज बाद सब भूल जाएंगे, ये आंदोलन सब ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ चुनाव की बारी आएगी, जब वोट की बारी आएगी तो इसी छात्र के घर के लोग अपनी जाति का नेता खोजकर उसको वोट देने चले जाएंगे। अभी मैं मोबाइल पर देख रहा था, एक क्रिकेटर है भारत के स्टार 2020 के, वो एक सांसद से शादी करने जा रहे हैं। तो सांसद की जाति का एक पत्रकार है बिहार का, वो उस जाति के लोगों से पूछ रहा है कि अब कैसे होगा, वो तो उस जाति से जब शादी कर लेंगे तो जो सांसद जिस जाति का वोट लेके बनी है, क्या हम लोग को उसको वोट देना चाहिए? पत्रकार कन्विंस कर रहा है दो व्यक्ति को, दोनों व्यक्ति बोलता नहीं, जवाब तो देना होगा कि अगर तुम शादी करती तो अपने जाति में करती, वोट लोगी तुम हमारी जाति का, ब्याह करोगी कहीं। अब आप देखिए, अब मजे की बात यह है कि दोनों जो शादी कर रहे हैं उसमें वो लड़ाई तो है नहीं सवर्ण वर्सेस दलित का। ठीक है, तो वो फिर पत्रकार पूछता है, एक बार क्रिकेटर का जाति को क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? देखिए, जहां जाति विमर्श इतना भौड़े रूप में खुलेआम माइक लगा के अश्लीलता के साथ होता है, वहां कहिएगा कि जाति का समस्या ए वर्सेस खाली जेड में है, बाकी जो है वर्ण अक्षर का जितना भी शब्द है सब बहुत पवित्र है, सोना जैसा दमक रहा है, झंझट ए वर्सेस जेड में है, तो झूठ है। इस झूठ को जितना छुपाइएगा राजनीति को उतना पोषण मिलेगा, वो और जहरीला होगा। इसका पर्दाफाश करिए, कविता के साथ आइए, साहित्य के साथ आइए। चलिए, हमें लगता है कि अब आपने एक सही नब्ज पर कलम रख दी है, और इस कलम के जरिए ही बिहार की चाहे जातिगत सबसे बड़ी समस्या हो, बिहार की क्या देश की ही कह लीजिए, या फिर किसी भी छात्र का मुद्दा हो या समाज के अन्य वर्गों का मुद्दा हो, लगता है कि कुछ चिंगारी निकलेगी और कुछ परिवर्तन तो होगा ही। लेकिन शुरुआत अपने घर से कीजिए, क्योंकि नीलोत्पल जी जैसे महान लेखक और कवि तो प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा प्रयास कर लीजिए। चलिए, प्यो भारत पर इतना ही, नमस्कार।